नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। एक फैसला पटरी पर अर्थव्यवस्था। जी हां, यूपी में शर्तों के साथ में शराब की बिक्री शुरू हो चुकी है। आबकारी विभाग ने शराब बिक्री से पहले ही दिन 100 करोड़ का राजस्व मिलने का अनुमान जताया है। आपको बता दें कि हर महीने 15,000 करोड़ यूपी में रेवेन्यू इसी का आता है, लेकिन इस बार 1200 करोड़ रुपए आया है। फिर भी यूपी सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी दी है, लेकिन रेवेन्यू पर अगर काम नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश का बजट पूरी तरीके से बिगड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में शराब की शौकीनों से हम भी अपील करते हैं कि दुकानों के बाहर भीड़ लगाकर माहौल को खराब मत करिए। शराब के ठेके राजस्व बढ़ाने के लिए खोले गए हैं, न कि इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का और तमाम नियम कानून के पालन का उल्लंघन करने के लिए। आबकारी विभाग से राज्यों की कमाई कितनी होती है, यह भी आपको बता दें। 2019-20 का ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी में 26,000 करोड़ रुपए साल भर का आंकड़ा है, और प्रति महीने की बात कर लें तो 2,166 करोड़ रुपए है। दिल्ली की बात कर लें तो 6,000 करोड़ रुपए और प्रति महीने 500 करोड़ रुपए आता है। साथ ही एमपी की बात करें तो सीधे तौर पर 10,000 करोड़ रुपए और 833 करोड़ रुपए प्रति महीने का आंकड़ा है। साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र की बात कर लें तो 24,000 करोड़ रुपए की संख्या है और 500 करोड़ रुपए प्रति महीने का लाभ होता है। जी हाँ, तो कोरोना महामारी ने जिस तरीके से पूरे विश्व को संकट में रखा, कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर यह सवाल उठना यहां पर लाजमी था कि किस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा। सब कुछ ठप है, सब कुछ बंद है, किस तरीके से आप दोबारा से जिंदगी को वापस उसी लाइन पर लेके आएंगे, ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन आपको बता दें, एक बड़ा फैसला किया गया शराब की दुकानों को खोलने का। चूंकि बहुत ज्यादा राजस्व, सबसे ज्यादा राजस्व इसी विभाग से आता है, इसीलिए फैसला अपने आप में अर्थव्यवस्था के लिहाज से सही भी था। लेकिन हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि यह फैसला सरकार ने लिया है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, और यह अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। आपको बता दें, विपिन जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं। साथ ही अजय वर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत अजय जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरीके से बार बार कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार को कुछ करना पड़ेगा। लॉकडाउन से हम बिल्कुल भी चीजों को रोक नहीं पाएंगे, अर्थव्यवस्था हमारी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, डूबती जा रही है, उसके लिए आपको सरकार को कोई स्टेप लेना पड़ेगा। आपने लगातार ये सवाल उठाए हैं सरकार पर, इस फैसले को लेकर कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, हम तो पहले से ही ये कहते आ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को किस तरह से हम लोग आगे बढ़ाएं। अभी की ये कोरोना के टाइम, ये कोरोना काल जो महामारी आई है तो बहुत ही बुरा आया है। इस दौरान जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, अर्थव्यवस्था तो भारत की पहले से ही बहुत खराब थी, और हम शुरू से ही मांग करते आ रहे हैं कि आखिर आप इसको किस तरह से सुधारेंगे, इसको बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए। लेकिन सरकार ना हम लोगों की सुन रही थी, ना सरकार अर्थशास्त्रियों की सुन रही थी, ना सरकार अपने पूर्व प्रिय गवर्नरों की सुन रही थी, ना सरकार अपने अफसरों की सुन रही थी। सरकार का एजेंडा अपना मोड था, उस पर वो चल रही थी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार अपने एजेंडे अपने मोड पर चले। 2020 में 12 आप ये देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, 12 मार्च को जब राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, इस कोरोना से इस देश में बहुत बड़ा नुकसान होगा, और लोकसभा में भी कहा गया था, तो अनुराग ठाकुर इनके राज्य मंत्री हैं, मैं नाम लेके कह रहा हूं, उन्होंने ये कहा था कि हमको कोरोना कोई प्रभावित नहीं करेगा, भारत की अर्थव्यवस्था टॉप गियर में चलेगी। ये लोकसभा का वक्तव्य है, मैं नहीं कह रहा, आप ट्विटर पे डाल के देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जब राहुल जी ने कहा कि कोरोना से भारत को बहुत सचेत रहने की जरूरत है, संसार में फैल रहा है, तो 12 तारीख को लोकसभा, मतलब ये समझ लीजिए कि बीजेपी के अधिकृत ट्विटर से हर्षवर्धन जी, जिनके भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने ट्वीट किया कि हिंदुस्तान के लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और भारत में कोरोना कुछ नहीं करेगा, विपक्ष के लोग हैं, ये तो पैनिक करने की इन्हें आदत है। ठीक है, हमने कहा, सुझाव दिए, चूंकि हमारा काम है सुझाव देना,
लेकिन भारत में आप दिन प्रतिदिन हालात देखते जा रहे हैं कि 42,000 से ऊपर मरीज पहुंच चुके हैं, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। और मैं जहां तक समझता हूं कि आपको अर्थव्यवस्था के लिए तो नियम बनाने ही पड़ेंगे। ये बिल्कुल ठीक है, आप छोड़िए खोलिए तो आप निर्णय करिए, क्योंकि सरकार आप है, निर्णय आपके हैं। क्योंकि अपोजिशन को आप निर्णय लेते हैं ना मानते हैं, अगर हमारा कोई निर्णय मानते हैं तो हम उसका धन्यवाद भी करते हैं, हम उसका स्वागत भी करते हैं, और हम चाहे मोदी जी लें या और भी कोई देश के लोग लें, हम उनका भी धन्यवाद अदा करते हैं। लेकिन ये इसका तरीका नहीं है कि जिस तरह से राजस्व के लिए आज आपने पूरे हिंदुस्तान में देखा, दिल्ली में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा कि शराब की दुकानें, माना कि आप राजस्व कटिएगा, लेकिन जब जिंदगी नहीं बचेगी तो राजस्व क्या करेगा? जिंदगी सबसे पहली चीज है, जान है तो अजय जहान जी, है। सरकार इतने दिनों से तो आपसे यही कहने की कोशिश कर रही थी कि भाई पहले हम जिंदगी बचा लें, उसके बाद में हम चीजें करेंगे, और जोन्स में बांटा गया, सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, उसके बाद में फैसला किया गया सरकार की तरफ से कि चलिए अब स्थिति ऐसी है। और बहुत जगहों पर सर मैं आपको बता दूं जहां पर ऑरेंज जोन डिक्लेयर किया गया था, इनफैक्ट रेड जोन में भी कहा गया कि शराब की दुकानें खुल सकती हैं, जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है। लेकिन जिला स्तर पर देखिए कि जहां पर डीएम को लगता है कि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, वहां पर शराब की दुकानें नहीं खोली गई हैं। गाजियाबाद आपके सामने एग्जांपल है, गाजियाबाद में कहा गया कि अभी चीजें ठीक नहीं है, हम नहीं खोलेंगे शराब की दुकानें। मेरठ रेड जोन में है, मेरठ में भी शराब की दुकानें नहीं खोली गई हैं। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि आपको लॉकडाउन इसका सलूशन नहीं है, आपको अर्थव्यवस्था के लिए कुछ करना पड़ेगा, और जब 40 दिन के बाद में सरकार कोई फैसला करती है तब भी आप यही आपत्ति जताते हैं कि राजस्व के लिए आपने ये कर दिया, पहले जान है तो जहान है। तो ये बात जब सरकार 40 दिन पहले से बोलती आ रही थी, तब आपने कहा कि नहीं, आपको खोल देना चाहिए, आपको अर्थव्यवस्था के लिए कुछ करना चाहिए। तो सर हर लिहाज से तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सृष्टि जी, ये जो डायलॉग था, ये जो वर्ड था, ये जो शब्द थे, माननीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी साहब के थे, जान है तो जहान है। हाँ। हम उन्हीं के वर्डों को दोहरा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। हमने ये कहा, हमने ये मांग करी, समस्त व्यापार मंडलों ने मांग करी, समस्त अपोजिशन ने मांग करी, समस्त बुद्धिजीवियों ने मांग करी कि आप लॉकडाउन में ऐसा उपाय करिए जिससे गरीबों को अन्न मिल सके, मजदूरों को काम मिल सके, लेकिन जान है तो जहान है। हमने ये कोई कहा था कि इस तरह से कोई सिस्टम बना। मैं जिलाधिकारी के निर्णय की सराहना करता हूँ गाजियाबाद के, कि उन्होंने बड़ा अच्छा निर्णय लिया और माहौल को देखते हुए लिया। क्योंकि आज आप पैनिक ना हो, मेरी बात से मैं आपको फैक्चुअल फैक्ट्स करने जा रहा हूँ। WHO की एक रिपोर्ट थी, 2 लाख के ऊपर 766 टेस्ट हो रहे हैं हिंदुस्तान में, 2 लाख प्रति उसके ऊपर 766 टेस्ट हो रहे हैं। आज आपका 2 दिन से 3 दिन से करीब 2500 केस रोज इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। यही गति आपकी अब 3 दिनों में, 4 दिनों में, 5 दिनों में 5000 केस पहुंच जाएगी रोज के इजाफे में। क्यों? कि अभी आपका क्लस्टर नहीं बना है, अब आपके हिंदुस्तान में लोकल ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, अब आपके यहाँ क्लस्टर बनना शुरू हो जाएगा संक्रमण का। और जब क्लस्टर बनना शुरू हो जाएगा तो जो एपिक सेंटर जैसे आगरा है, जैसे दिल्ली है, जैसे इंदौर है, जैसे महाराष्ट्र है। अच्छा अजय जी, बात बताइए सर, करना क्या चाहिए था? मतलब क्या ऐसी, आप WHO का एग्जाम्पल दे रहे थे, WHO ने ही कहा था कि भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने सही समय पर लॉकडाउन किया, सही समय पर ये फैसला किया लॉकडाउन करने का। ये WHO ने ही कहा था कि भारत ने ये बड़ा अच्छा फैसला किया कि एकदम राइट टाइम पे उन्होंने लॉकडाउन किया, नहीं तो सिचुएशन और बदतर हो जाती। तो लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप लगातार सुझाव देते आए हैं सरकार को, आपको क्या लगता है कि ऐसे समय पर जब जोन्स में डिवाइड करके कि जहां पर केसेस नहीं है, जहां पर ज्यादा पैनिक नहीं है, जहां पर एपिसेंटर नहीं है, जहां पर रेड जोन नहीं है, उस एरिया में अगर शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, तो इसमें क्या गलत हो गया? इसमें क्या गलत फैसला किया सरकार ने, और इसके बजाय सरकार को क्या करना चाहिए था? मैं ये आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि बीजेपी के नेता अभी जुड़े नहीं है हमारे साथ, नहीं तो आपके सवाल का जवाब मैं जरूर लेती, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। सृष्टि जी, मैं आपको यही बताने जा रहा था, आपका बीच में और सवाल आ गया, धन्यवाद आपका। देखिए, मैं जो आपको ये बताने जा रहा हूँ एपिक सेंटर और इसकी शुरुआत अगर आप थोड़े पीछे चले जाएं तो जब सरकार, आपने देखा होगा और आप इस आंकड़े को भी पूछ सकते हैं कि जिस वक्त माननीय ट्रंप साहब का आगमन हिंदुस्तान में हो रहा था, कोरोना नवंबर से चाइनीजा में फैल चुका था, दिसंबर में वहां काफी डेथ हो रही थी और अमेरिका में भी फैल चुका था। लेकिन जो सेंटर जहां जहां माननीय महाबली गए, गुजरात से शुरुआत हुई, गुजरात देखिए आज किस, वरना गुजरात में इतना बड़ा रूप लेने का कौन सा कारण है? आप सोचिए, विचार करिए। उसके बाद आगरा उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा नहीं है कि वहां कोरोना नाम लिख कर रख दिया गया था कि कोरोना इतना बड़ा हो जाएगा। फिर आप दिल्ली के हालात देख लीजिए,
ये हो सकता है कोइंसिडेंट हो, कोइंसिडेंट मैं कह रहा हूँ आपको। नहीं तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रम्प साहब आए थे तो क्या वो कोरोना लेकर आए थे अपने साथ? जी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ हाँ। कि उनकी जो सिक्योरिटी टीम आई थी, हाँ। उसमें से बहुत से लोगों को पॉजिटिव था, संक्रमण निकला है। ये रिपोर्ट हम एक वर्ड उसमें पढ़ रहे थे, और ये आप डालेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। आई थिंक के साथ 53 से ज्यादा लोग उस टीम में संक्रमित निकले हैं, जो क्वारंटाइन हो गए थे। मैं ये बात और ये आंकड़ा मैं पहली बार सुन रही हूँ कि उनके सिक्योरिटी गार्ड्स या डोनाल्ड ट्रंप की वजह से कोरोना हमारे देश में आया है। जी नहीं, मैं तो आपसे कहा कि हो सकता है इंडिया में कोइंसिडेंट हो, लेकिन सरकार को उससे पहले भी देखिए लॉकडाउन। देखिए अजय जी, देखिए जिस बात का सबूत हमारे पास ना हो वो हमें टेलीविजन पर नहीं करना चाहिए सर। आपने खुद माना है ये बात, आपने खुद माना है ये बात कि आप कंफर्म नहीं है इस बात को लेकर, या आप नहीं कह रहे हैं, आप सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि कोइंसिडेंस भी हो सकता है। लेकिन अभी जो दर्शक हमें देख रहे हैं सर, हमें और आपको, आप भी एक बड़ी पार्टी के नेता हैं और जो आपको सुन रहे होंगे, बहुत सारे आपके ऐसे फॉलोवर्स भी होंगे जो आपकी बातों को सही समझते होंगे, तो उनको एक गलत मैसेज जाएगा कि मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी यही है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरे की वजह से कोरोना हमारे देश में फैला है सर। तो ये थोड़ी सी अफवाह वाली बात हो जाएगी, इससे और ज्यादा सिचुएशन लोगों के माइंड में कुछ और जाएगा। मैं तो आपको चर्चा कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में अगर आप 22 मार्च को चर्चा नहीं है, अब आपको मैं सबूत दे रहा हूं दूसरी चीज के। देश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में लगी हुई थी और मुख्यमंत्री को शपथ दिला रही थी, और कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर वहां पर कांग्रेस के नेताओं नहीं, देखिए अजय जी, मैं इस बात में बिल्कुल भी आपका साथ नहीं दूंगी ना, इस बात में सहमत हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप आए थे। ये एक सर कहानी है जो आपने बताया मुझे, दिस इज अ स्टोरी, ये एक स्टोरी टेलिंग का आप काम कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। सर हम कोई फिल्मी दुनिया में भी नहीं जी रहे कि हाँ ऐसा हो सकता है। सुरष्टि जी, मैं तो 22 मार्च की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की, जब चुनी हुई सरकार को गिराया गया, विधायकों को किस तरह से आदान प्रदान किया गया। आपने देखा कि उसके बाद ठीक है सर, महाराष्ट्र में भी तो आप सरकार का हिस्सा हैं, महाराष्ट्र में आप सरकार का हिस्सा हैं कि नहीं? महाराष्ट्र में क्या दृश्य देखा है सर हम लोगों ने, और क्या महाराष्ट्र के हालात हैं वो आप बताइए। राज्य सरकार का कोई फैसला नहीं होता सर, राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। महाराष्ट्र में खुलेआम लोग घूम रहे हैं और पूरा हब, आप आगरा की बात कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, पूरा हब सेंटर बना हुआ है सर वो। वहां पर आपकी सरकार के बड़े दिग्गज नेता टेलीविजन पर हर चैनल पर जाकर बोलते हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि हर एक आदमी को, हर एक गरीब को, हर एक मजदूर को खाना खिलाया जा सके। आपकी ही पार्टी के नेता आकर, ये बड़े नेता, सो कॉल्ड बड़े नेता, ये बात बोलते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को खाना नहीं खिला सकते हैं। उसके बाद में आप पूरी तरीके से हमेशा सरकार किसी भी फैसले में आप साथ देने को तैयार नहीं है। अभी तक आप चिल्ला रहे थे कि आप अर्थव्यवस्था के लिए कुछ करते नहीं है, आपको सब कुछ खोल देना चाहिए, लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी ट्वीट पे ट्वीट करते रहे लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है, अब उसमें ढील दी गई तो आप कहते राजस्व के लिए जिंदगी आप ले लेंगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड समझ में नहीं आ रहा इस माहौल में। उसके बाद आप एक कहानी की संरचना करते हैं, ये चीजें सर थोड़ी समझ से परे हो जाती हैं। मैं आऊंगी और इसका जवाब आपको शिवम त्यागी देंगे, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उससे पहले बिपिन जी का रुख करना चाहूंगे। बिपिन जी, देखिए सिक्के के हमेशा दोनों पहलू होते हैं कि आप राजस्व को ये चीज नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक तरफ चाहे विपक्षी नेता हो चाहे जनता, देखिए देश की जनता है, 130 करोड़ देशवासी हैं, हर एक ये चाहता है, हर एक की ये उम्मीद है सरकार की तरफ से कि आप अर्थव्यवस्था को पटरी पे लेके आएं। और लॉकडाउन की स्थिति में अगर पूरा देश चलता रहेगा तो ये भी मुमकिन नहीं है कि आप अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। तो अब जब दोनों चीजें आपने संयम से इसको आगे बढ़ाना है, तो यही कारण हुआ कि जब ये ठेके खोले गए, शराब की दुकानें खोली गई, तो ये सरकार ने उम्मीद जताई थी कि ताकि हम अर्थव्यवस्था को पटरी पे लेके आएंगे। और देखिए, लेकिन उसमें साथ साथ ये कहीं नहीं बोला गया कि आप नियमों का उल्लंघन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें। देखिए वो तो अब, क्योंकि अब एक तरह से 40 दिन से ऊपर लोगों ने नियमों का अनुपालन करा है, तो एक आदत सी पड़ गई है लोगों को और अनुशासित रहने की। तो यह अपेक्षा थी जनता से कि उन नियमों का उल्लंघन ना करें। लेकिन जिस तरह से दृश्य जो सामने आए, वो निश्चित बात है कि वो विचलित करने वाले दृश्य हैं और तभी पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई हुई है। लेकिन अर्थव्यवस्था की बात करनी बहुत आवश्यक है इस समय, क्योंकि राजस्व नहीं होगा तो आप सरकारी जितने आपके कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी तनख्वाहें कहां से आएंगी और बाकी जो विकास के कार्य हैं वो कैसे पूरे होंगे। एक तरफ तो देखिए ना, विपक्षी नेता जो हैं बात करते हैं ट्रंप के दौरे के बारे में, नमस्ते ट्रंप को उससे जोड़ देते हैं कोरोना से, और आप बाकी गुजरात के राज्य की बात करते हैं। तो अच्छा ये होता कि अगर आप सार्थक चर्चा कर रहे हैं, संतुलित होकर चर्चा कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र का जरूर वर्णन करते।
देखिए ताकि दर्शकों को बात सही जाती, महाराष्ट्र इस समय कोरोना की राजधानी बना हुआ है और उसको देखिए, सही को सही बोलेंगे और गलत को गलत बोलेंगे तो कुछ ना कुछ तो कारण है, वहां पर राजनीति का मुद्दा नहीं है। दूसरी बात कि देखिए हर एक राज्य, मैं कम से कम हर एक मंच पे ये बात बोलता हूं कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हर एक की ये मंशा है और ये उनके प्रयास रहे हैं कि अपने कम से कम जो उनके कामगार हैं, जितने मजदूर हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, वो कम से कम उनकी घर वापसी हो सके और अपने अपने प्रयास लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिन्होंने कोटा से, जो एजुकेशनल हब है, वहां से अपने छात्र बुलाए और अब प्रयागराज से बाकी देश के भागों में उनको भेजने का प्रबंध कराए और काफी बच्चे जा चुके हैं। उसी तरह से 12,000 जो देश के अलग अलग भागों में थे इनके मजदूर, उनको बुलाया गया उत्तर प्रदेश, कई बसों की व्यवस्था करी गई। तो देखिए राजनीति का तो समय नहीं है। उधर से मैं ये बोलूंगा कि अगर सोनिया गांधी, कांग्रेस की मुखिया ने अगर एक ये अपनी इच्छा जाहिर करी कि उन्होंने बोला कि हम लोग जो है ये रेल का भाड़ा देंगे, तो ठीक है, वो उन्होंने बात बोली अपनी तरफ से, हर एक को हक है। अगर कोई रहनुमा बनना चाहता है तो चाहे विपक्षी नेता हो, चाहे सत्ताधारी के लोग हों, चाहे गैर सरकारी संस्थान हो, हर एक को हक है कि कोई ये आपदा है और इस समय जो है इसका मिलजुल के सबको सामना करना पड़ेगा। और आप राजस्व की बात करते हैं, वो देखिए इसलिए जरूरी है कि ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि इकोनॉमिक स्लोडाउन वैसे ही चल रहा है, मंदी वैसे ही है, ऊपर से जीडीपी के आंकड़े नीचे आए हुए हैं। तो अगर अर्थव्यवस्था को कोई पटरी पे चीज ला सकती है, इसकी एक भूमिका बड़ी अहम रहती है। और साथ में आप अब ये देखना है कि पुलिस की भूमिका क्या है और पुलिस अपनी कार्रवाई क्या करे और लोगों में भी अनुशासन होना चाहिए, इतनी समझ तो होनी चाहिए। अगर आप शराब की दुकानों में जा रहे हैं और वहां पर एक तरफ तो आप अपनी इच्छा पूरी कर दी आपने वहां जाकर और सरकार ने भी कर दिया, तो देखिए आपको संतुलित ये होना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि आप वहां जाके संक्रमित होकर आ जाएंगे तो उसका क्या खामियाजा, उसकी क्या कीमत देश को चुकानी पड़ जाएगी। अभी हम लॉकडाउन 3 की अवस्था में बैठे हुए हैं, अगर ये लॉकडाउन की अवधि और बढ़ा दी जाए, 17 तारीख से लेकर 31 तक बढ़ा दी जाएगी, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो इसमें सरकार की भी भूमिका है और उन लोगों की भी भूमिका है जो आम आदमी, जो सड़कों पे उतरकर उन लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं कि शराब ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। शिवम त्यागी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तमाम सवालों का जवाब उनके पास ही है। शिवम जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, जिस तरीके से अजय जी ने अभी तमाम सवाल पूछे थे, वो जाहिर तौर पर आपकी जिम्मेदारी उन सवालों का जवाब देना। कांग्रेस पार्टी लगातार सुझाव देती आई, लगातार तमाम प्रस्ताव रखती आई, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब ने कहा कि सिर्फ लॉकडाउन करके आप कुछ भी नहीं, कोई जंग आप जीत नहीं पाएंगे, आपको लॉकडाउन करके आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा, कुछ आपको करना पड़ेगा अर्थव्यवस्था के लिए। अब आपने अर्थव्यवस्था के लिए यूपी में या पूरे देश में जिस तरीके का कदम उठाया है, उसको लेकर भी अब आपत्ति है कि आप लोगों की जिंदगियों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने शराब की दुकानें खोली हैं। इसका प्लीज स्पष्टीकरण। देखिए कृष्ण जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर बात बिल्कुल साफ है कि जो ठेके खोलने का जो एक ऑर्डर आया है, उसमें हर स्टेट के पास अपने अपने अधिकार है, वो जो चाहे खोल सकते हैं, जो चाहे बंद कर सकते हैं। एक चीज तो कांग्रेस अगर इस सवाल को बार बार पूछ रही है, तो अगर उनको इतनी ही दिक्कत लग रही है इस चीज से और वो चाहते हैं कि ठेके ना खुले, तो कृपया करके अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एक बार पूछ ले। क्योंकि जहां तक मुझे याद है, कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर तमाम चीफ मिनिस्टर्स तक वो सारे लोग रोजाना यही कहते थे कि खुलना चाहिए, खुलना चाहिए, खुलना चाहिए। इनके ही साथी अरविंद केजरीवाल परसों कह रहे थे कि सुनिए, वो एक अलग बात है कि दिल्ली का हाल बेहद खराब है, लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। आप मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, इकोनॉमी ऐसी चीज है जिसको चलाना बेहद जरूरी है। हाँ, जान बचाना उससे भी पहली प्रायोरिटी है, सरकार उस बात को बिल्कुल मना नहीं कर रही है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इनिशिएट करके चीजें आगे बढ़ानी पड़ेगी। सरकार ने उस तरफ कदम दिया। हाँ, जनता से हमें बेहतर उम्मीद थी कि जनता कहीं ना कहीं इस चीज को समझेगी, लॉकडाउन का पालन करेगी और जिस तरह से चीजें बनाई गई, सिस्टमैटिक अप्रोच रखी गई कि आप सबका भी काम चले, व्यवस्था भी थोड़ी चले, इसके साथ साथ कहीं दिक्कत ना हो और सबको जो भी आपदा लेना है वो ले। लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं निकला। कई जगह पर तस्वीर जो थी वो बेहद हताश करने वाली थी और अपने आप में इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस पर राजनीति इसलिए नहीं करना चाहता कि तस्वीरें कांग्रेस शासित राज्यों में भी ऐसी आई हैं और बीजेपी शासित राज्यों में भी, लेकिन अगर आप अब इस पर राजनीति करेंगे तो गलत होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, कांग्रेस इस समय कंफ्यूज जरूर है। एक समय राहुल गांधी कहते थे कि that if you locked in people, the disease will be locked in. If you lock out people, disease will be locked out. मतलब तो कहते थे लॉकडाउन कोई सोल्यूशन ही नहीं है, वो कहते थे खोल देना चाहिए। केजरीवाल कहते थे लगातार कि हम तैयार हैं। अरे आप सब ही तो कहते थे
हमने उसके लिए एक बेहतर सिस्टमैटिक प्लान करके चलने की कोशिश की। जनता का समर्थन उस तरह से शायद नहीं मिला, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये प्लान खराब है या फिर हमें इस तरह से नहीं चलना चाहिए। मैं सिर्फ इतना मानता हूँ कि आने वाले समय में और स्ट्रिक्टनेस के साथ और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ जनता को समझा के बुझा के ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये सरकार इस देश की जनता की जान के साथ खिलवाड़ करे। ठीक है अजय जी, आपने बातें सुनी होंगी, आप इसका जवाब। सृष्टि जी, मैं आपको ये बता दूं कि सरकार के पास और भी बहुत सारे माध्यम है अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए, जनता के लिए मदद करने के, जी, लेकिन सरकार सुझाव मानती ही नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जीरो के स्टेज पे पहुंच चुका है। इसका रेट 12, 14, 15 डॉलर हो चुका है। जी। सबसे पहले जनहित में, संसार देश के हित में, लोगों के हित में, मध्यम वर्ग के हित में, 100-125 करोड़ लोगों के ऊपर के हित में सरकार को पेट्रोल और डीजल के दाम पुनः करके, मैं समझता हूँ 25 से 30 रुपए के बीच डीजल और पेट्रोल के दाम आएंगे, लेकिन सरकार 65 रुपए और 70 रुपए बेच रही है। और दूसरा एक सुझाव मेरा ये है कि जो मध्यम वर्ग के और छोटे वर्ग के व्यापारी हैं, सरकार ने जो जोन बनाए हैं, मध्य ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन, देखिए अव्यवस्था तो हर जगह कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते हैं जो सब जगह खराब करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा तबका, आप 136 करोड़ लोग हैं। विपिन जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मेरे भाई ने अभी, अच्छे पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, और शिवम भी यंग बॉय हैं, अच्छे बीजेपी के विचार रखते हैं। इस वक्त पॉलिटिक्स पे चर्चा करके उस सुझावों को लागू कराने का है। अगर वो गरीब आदमी, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनको आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान भर में 80% से ज्यादा गरीब लोगों का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण फैक्ट्रियों में, यूनिटों में, बड़ी उसमें नहीं है, केवल 20-25% लोगों का ही है। वो कोई भी कारण रहा हो, टैक्सेस रहे हो, कोई और चीज रहे हो, सरकार के पास रेवेन्यू और रिसोर्स होने चाहिए। लेकिन उन लोगों के पास भी अब अगली स्टेज ये आ जाएगी, हिंदुस्तान में लॉकडाउन आप खोल देंगे सारी चीजों के साथ, आपके यहाँ चीजें अभी बढ़ती चली जाएंगी, क्लस्टर बनते चले जाएंगे, लेकिन लोग फिर भूखमरी से भी, अभी मैं आज एक पेपर पढ़ रहा था कि 336 से ज्यादा आत्महत्या लोगों ने करी हैं, जिसमें से 94 आत्महत्या किसी और कारण से, किसी ने कुछ भूख की वजह से, किसी ने डिप्रेस होने की वजह से। इसके बाद बोलिए सर। उसकी डिटेल चर्चाएं उस पर आ रही थी। ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान में आने वाले कल में, क्योंकि कोरोना अभी इसका विस्तृत रूप, जितने लोगों ने आत्महत्या की है सर, भूख की वजह से की है, कोरोना की वजह से की है, सरकार ने खाना नहीं दिया इस वजह से की, किस वजह से की है? नहीं, मैं उस अखबार में उनके अलग अलग, कोई डिप्रेशन में चला गया, कुछ लोग 49 लोग भूख से मर गए, कुछ लोगों को और कुछ प्रॉब्लम्स थी, मतलब उस तरह से उसमें मैं वो नहीं तो सर कोई डिप्रेशन में चला गया सर, तो क्या लोग डिप्रेशन में जाएंगे? इसकी वजह से लॉकडाउन खोल दिया जाएगा कि ताकि लोग डिप्रेशन में ना जाएं, लोग अपने घर से बाहर निकलकर एंजॉय कर पाएं, सड़क पर घूम पाएं। तो सर जिंदगी रहेगी तभी तो घूम पाएंगे। 40 दिनों से लॉकडाउन लागू है, 40 दिनों से लॉकडाउन लागू है सर। अब उनके डिप्रेशन में जाने का ठेका तो सरकार ने नहीं लिया है कि अगर आपको बुद्धि नहीं आ रही कि आप डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि सिचुएशन क्या, मैं आऊंगी सर, आपकी बातों का जवाब शिवम त्यागी देंगे। जी हाँ, तो जाहिर तौर पर एक फैसला और पटरी पर अर्थव्यवस्था, ये अभी पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक कोशिश जरूर की जा रही है। साथ ही लोगों की जो अफरा तफरी की तस्वीरें हमने आज देखी हैं, उनसे भी हम बार बार यही अपील कर रहे हैं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये दुकानें किस लिए खोली गई हैं, किन वजहों की वजह से खोली गई हैं, और ये बिल्कुल भी मत समझिए कि आप इस जंग को जीत चुके हैं, आपने फतेह हासिल कर ली और अब जिंदगी में शराब पीने के अलावा कुछ बचा नहीं है। सरकार ने जो फैसला किया है वो आपके भरोसे ही किया था कि जनता जैसे अभी तक सहयोग करती आई है, वैसे आगे भी जनता का पूरा सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए आपसे लगातार निवेदन है कि आप सपोर्ट करिए, ना कि इस तरीके की अव्यवस्था को फैलाइए। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय जी, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। सृष्टि, मैं आपसे ये कह रहा था कि सरकार हमारी भारत की 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिव व्यूज देखने चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त ये राक्षस रूपी कोरोना राक्षस पूरे संसार में फैला हुआ है, तबाही बचा रहा है जी। भारत में सबसे पहले इसके समाधान के लिए सरकार जो, आप सबसे पहले अपने यहाँ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल किट्स और पीपीआई किट, इन पे जितना हम बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाने की जो व्यवस्था है। पीछे चाइना ने कितनी नापाक हरकत करी कि हमारे यहाँ नकली मेडिकल किट भेज दिए, जो बहुत ही निंदनीय काम था, क्योंकि चाइना हमेशा चालबाजी का काम करता है, अपनी नीति और नियत नहीं बदल सकता। संसार को इसने धकेल दिया है, चारों तरफ से ये मैसेज जा रहे हैं कि संसार को चाइना ने कोरोना में धकेल दिया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं ये बात, लेकिन चूंकि हमारा उत्तर प्रदेश
हमारा हिंदुस्तान सर्वधर्म सद्भाव का देश है। मैं ये कह रहा हूँ शराब का फैसले का जो निर्णय करा है, सरकार के पास रेवेन्यू के और भी साधन थे। सरकार अगर ऐसे कोई निर्णय लेती तो इससे पहले धर्म स्थलों को खोलने का निर्णय भी ले लेती, शराब के निर्णय तो बाद में ले लेती, ताकि चलो भाई, लोग कहते हैं आस्था का देश है ये, विश्वास का देश है, भगवान राम का देश है, कृष्ण का देश है, कि भाई पूजा पाठ से, कहने से, करने से, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हो सकता है ईश्वर को सुने और इस चीजों की दूर हो जाए। लेकिन प्रैक्टिकल के तौर पर, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा कि और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे अजय जी, मंदिरों को खोल दिया जाता, आप कह रहे हैं मतलब सारे धार्मिक स्थल को खोल दिया जाता, उससे इतनी जल्दी आपको लगता है कि राजस्व पूरा मेंटेन हो जाता और सारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाती और लाखों लाखों लोग मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाते, सब कुछ करते, सब कुछ हो जाता, सारा सिस्टम सही हो जाता। अब मंदिर खोल दिए जाते तो आप कहते हैं बीजेपी अपनी हिंदू भक्ति कर रही है, बीजेपी मंदिरों को खोल रही है, मस्जिदों को बंद कर रही है, कह रही है कि आप मदरसों को बंद कर दीजिए, मस्जिदों को बंद कर दीजिए, आप रोजा आप जाके नमाज मत पढ़िए बाहर, और मंदिरों को खोल रही है। तब आपका ये जवाब होता, मतलब किसी भी तरीके से आप खुश हैं ही नहीं कि हाँ कोई एक कदम भी सरकार का अच्छा हो सकता है, क्योंकि कोरोना बताकर तो आया नहीं था सर कि हिंदुस्तान का दरवाजा खटखटा रहा है और उसने बता दिया हो सरकार को पहले ही कि कोरोना आने वाला है, आप अपनी तैयारी साल भर पहले से कर लीजिए। देखिए, सरकार को ये जो सरकार के पास बहुत सारा फंड है सृष्टि जी, मैं आपको फिर कहूंगा इस कार्यकाल में कि सरकारी कर्मचारी हिंदुस्तान के सारे कोरोना वॉरियर्स के रूप में लगे हुए हैं, और सरकार एक काम ये करेगी कि सरकार के पास फंड्स बहुत है, उनकी ही डीए काट के 30% 2000 जनवरी 20 से 21 के जून तक का काट दिया गया है। तो अजय जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकार ये जो कटौती कर रही है, सांसद निधि में कर रही है, सांसदों ने भी पैसे डोनेट किए हैं, अपनी अपनी सैलरी दी है, ये जो चीजें सरकार कर रही है सर, ये क्या सरकार अपना पेट भरने के लिए कर रही है कि लोगों को मरने दो और सरकार अपना पेट भर ले? सरकार सांसद निधि वाला ठीक करी है, विधायक निधि वाला ठीक करी है। जो पैसा तेल से करोड़ों अरबों लाख रुपए आ सकता है, मैं कह रहा हूँ ये गरीब कोरोना वॉरियर्स, आप भी कोरोना वॉरियर हैं, आप भी मजबूती से अपने ड्यूटी निभा रही हैं न्यूज के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं जो डीए देश ने केंद्रीय कर्मचारियों को काटा है, मैं इससे अपनी असहमति जता रहा हूं। ये सर ऐसे तो हर चीज में असहमति है सर, प्राइवेट कंपनीज भी पैसे काट रही हैं, सरकार भी पैसे काट रही है, हर कोई कटौती कर करके ये सोच रहा है कि आगे की परिस्थिति क्या होगी किसी को नहीं पता है सर। आगे की आने वाले महीनों में क्या चीजें नॉर्मल हो जाएंगी इसकी गारंटी इस समय भगवान भी नहीं दे सकता है कि आगे वाली सिचुएशन में कोरोना रहेगा नहीं रहेगा, कितना कम होगा, कैसे कम होगा, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। इसलिए हर कोई कम कम करके अपना पेट पालने की कोशिश कर रहा है। इसमें क्या गलत है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैं सृष्टि जी आपको देखिए, हर चीज अनुमान, बजट जब बनता है तो बजटीय सिस्टम। चलिए सर, शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विपिन जी मैं इसके बाद आऊंगी। शिवम, आप इन तमाम बातों का जवाब दीजिए, आपने तमाम बातें सुनी। देखिए, मैं सवाल तो ज्यादातर मिस कर गया, लेकिन जितना भी अगर बात करूं मैं अपने नहीं शिवम, मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि अजय जी का कंसर्न क्या है। अजय जी का कहने का मतलब ये है कि आपको तेल से बहुत पैसा आ सकता था, आपने जो लोगों के डीए काटे हैं उससे प्रॉब्लम है, आप कटौती कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम है, आपके पास में कई और रास्ते थे राजस्व को मेंटेन करने के लिए, आपने वो नहीं किया, आपने शराब के ठेके क्यों खोले, ये प्रॉब्लम है मेन। सबसे बड़ी इत्तेफाक की बात है, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, अजय वर्मा जी एक पढ़े लिखे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मैं सम्मान करता हूं उनका, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि तेल के दाम में अगर मैं कटौती करता हूं तो राजस्व किस तरह से बढ़ाता हूं इस बात से। दूसरी चीज, सड़क पर गाड़ियां नहीं है, देश पूरा लॉकडाउन में है, एक प्लानिंग के तहत पूरे देश को खोलना है, उसी बात को लेकर केंद्र सरकार लगातार अग्रणी रही है और हमेशा से इस बात को मानती रही है कि अगर हमने इस चेन को तोड़ा तो कहीं ना कहीं जिस तरह के रिजल्ट्स अभी तक रहे हैं, आने वाले समय में भी ये हमें बेहतर रिजल्ट्स रहेंगे और हम इस महामारी से निकल जाएंगे। लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि इस देश को चलाने के लिए एक पैसा, एक राजस्व की आवश्यकता होती है जो कि सुचारू रूप से चलते रहना चाहिए। उस पर सरकार ने लगातार, और ये एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, जब मैं कहता हूं कि जो सरकारी शराब की दुकानें हैं या शराब की दुकानें हैं वो खुली है, तो उसमें केंद्र सरकार की जो एडवाइजरी है उसमें क्लियर कट है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई राज्य, अगर कोई चीफ मिनिस्टर चाहता है कि उसके यहां पर वो दुकानें ना खुले तो वो अलाउड है। तो मुझे तो लगता है सबसे पहले अगर बात करनी है अजय मेहरा जी की, तो ये सर्टिफिकेशन लेकर आए अमरिंदर सिंह से, ये सर्टिफिकेशन लेकर आए भूपेश बघेल से, ये सर्टिफिकेशन लेकर आए उद्धव ठाकरे से, क्योंकि वो ही लोग हैं जो इस चीज को लगातार कह रहे थे। और जहां तक बात राजस्व की है,
आप एक समय, अब प्रॉब्लम यह है कि एक सुबह राहुल गांधी उठते हैं, कहते हैं अरे नहीं नहीं इकोनॉमी तो ऑल टाइम लो जा रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, लॉकडाउन से कुछ नहीं होने वाला है। अगले सुबह उठकर माताजी कोई और, जो राजमाता है, वो कोई और सुझाव दे देती हैं। तीसरे दिन अजय मेहरा जी आते हैं, वो कुछ और सुझाव दे देते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले अगर आपको वाकई कोई रचनात्मक सुझाव इस देश की सरकार को देना है, आपको अधिकार है और सरकार ऐसी चीजों को मानती भी है। इस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में कभी भी राजनीति नहीं की। अगर चीफ मिनिस्टर से बात हुई है तो इस देश के प्रधानमंत्री ने बड़े खुले तौर पर कहा कि राजस्थान जो है कोरोना से लड़ने में एक बहुत अव्वल राज्य रहा है। ये साफ दर्शाता है कि हम कोरोना के समय में हिंदुस्तान को कांग्रेस और बीजेपी में नहीं बांट रहे, लेकिन ये काम कांग्रेसी या फिर राजमाता या फिर राहुल गांधी कब करना बंद करेंगे, ये मुझे लगता है सोचने की जरूरत है। ठीक है सर, इसका जवाब मैं अजय जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले विपिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। देखिए, बीच का रास्ता निकालना अति आवश्यक था और वही सरकार ने करा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ती जा रही थी बार बार और लोगों का भी धैर्य था और राजस्व भी बढ़ाना था। एक तरफ तो देखिए विपक्षी नेता जो है, जितने राजनीतिक दल हैं वो सरकार को घेरते हैं और बिल्कुल स्वाभाविक है, घेरना भी चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है। विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगी, सवाल नहीं पूछेगी तो देश नहीं आगे बढ़ सकता। तो लेकिन कई मामले जो आपके जनहित के होते हैं, जहां पर यह देखना है कि यहां पर आपको सरकार के साथ कदम से कदम मिलाना पड़ेगा और ये एक आम आदमी के हित में है, राजस्व बढ़ाना है, देखिए तो वहां पर अगर अनुशासन बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगर ये कदम उठाया गया है तो इसका स्वागत होना चाहिए। कारण यह है कि आप खुद देख रहे हैं कि पिछले दौर में मंदी का दौर था, जीडीपी के आंकड़े नीचे आए हुए थे, अर्थव्यवस्था बिखरी हुई थी और ये क्या इसका कारण था? मुख्य कारण यह था कि अमेरिका और चीन की ट्रेड वॉर बहुत लंबी खिंच गई थी और उसके बाद अभी अजय वर्मा जी ने खुद माना ये बात कि चीन, अब तो ये लोग खुल के बोल रहे हैं, बाकी देश, बड़े बड़े देश, विकासशील देश बोल रहे हैं कि ये वायरस था और ये चीन की एक चाल थी, षड्यंत्र था और अभी आने वाले वक्त में और देखिए इसमें खुलासे होंगे। लेकिन अब कम से कम एक बात निश्चित है, ये जो दौर है, देखिए जैसे कहते हैं अभिशाप में वरदान, हिंदुस्तान के पास एक सुनहरा अवसर है क्योंकि हिंदुस्तान पहले भी विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा। और अगर हमने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाना है, क्योंकि ये मात्र एक प्रधानमंत्री का सपना नहीं है, ये तो देखिए ना राष्ट्रहित की बात है। अगर वो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने घोषणा करी और अपने मन की बात करी, उन्होंने बोला कि हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे, तो उसमें क्या उन्होंने ये बोला कि इसमें हर एक की भूमिका नहीं होगी या एक वर्ग की सिर्फ भूमिका होगी? उसमें तो पूरे देश की जनता की भूमिका की आवश्यकता है। और यही करके अगर ये कदम अभी उठाया गया है, इस वक्त ये वक्त अभी जो दौर है वो है चेक्सिट का, चीन से लोग दूरी बनाएंगे और चीन से अगर दूरी बनाएंगे तो आप समझ सकते हैं इसका सीधा फायदा हिंदुस्तान को मिलेगा क्योंकि दक्षिण कोरिया की कंपनियां, जापानी कंपनियां और अमेरिका कंपनियां अब ये मन मना रही हैं कि हिंदुस्तान में, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, एक फेवरेबल एनवायरमेंट और ये जो सिंगल विंडो सिस्टम, प्रधानमंत्री ने हमेशा इन चीजों को तवज्जो दी है, उस करके हिंदुस्तान में लोग अपने इंडस्ट्रियल सेटअप्स लगाना चाहते हैं और उसका सीधा फायदा यह होगा कि यहां पर मेक इन इंडिया वाला जो हमारी योजना है उसको तवज्जो मिलेगी, रोजगार और जनरेट होंगे। उससे क्या है कि आपकी अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी। लेकिन यहां पर देखिए सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी और सबको एक कदम में कदम मिलाना पड़ेगा, एक सुर में सुर मिलाना पड़ेगा। तो ये बात आप ये बोले सरकार को घेरे यहां पर अजय जी कि आप नियमों का उल्लंघन क्यों हुआ या पुलिस ने कार्रवाई में क्यों लापरवाही बरती, वो बात स्वाभाविक है, समझ आती है। लेकिन राजस्व पे क्योंकि और तो अगर आप कोई और विकल्प बताएं, बोले कि यार भाई यहां से आपने तो मंदिर की बात कर दी, खैर वो आपको हक है बिल्कुल, लेकिन यहां पर राजस्व लाना अति आवश्यक था क्योंकि लोगों का जो एक तो धैर्य का बांध है वो टूट रहा था और शराब करके नहीं, ये करके कि अर्थव्यवस्था कहां जा रही है। और उधर से अगर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के भी आप देख रहे हैं कुछ फैक्ट्रियों को इजाजत मिली है काम के लिए, तो वो भी देखिए एक अच्छी बात है, स्वागत योग्य है और यहां पर अभी अर्थव्यवस्था को पटरी में लाना है। ठीक है अजय जी, आप बहुत ईमानदारी से बताइएगा सर, आपको वाकई में लगता है कि ऐसे समय पर कोई इलेक्शन नहीं था, कोई कंपटीशन नहीं चल रहा था बीजेपी और कांग्रेस में, किसी प्रकार का कोई ऐसा माहौल नहीं था, एक ऐसी महामारी थी जिससे किसी की भी जान जा सकती है, किसी को भी कोरोना हो सकता है, ये आप जानते हैं। तो वाकई में ईमानदारी से बताइए कि ऐसे समय पर कांग्रेस पार्टी जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हिंदुस्तान को थी, तब आपने वो सपोर्ट किया सरकार का जो आपको करना चाहिए था? सरकार ने आज तक जो फैसला किया
उस फैसले पर आपने उंगली उठाई है। जहां पर आपकी सरकार है वहां पर आप अपना काम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन सरकार के हर एक स्टेप पर आपने उंगली जरूर उठाई है। आपको वाकई में लगता है कि इस माहौल में सरकार किसी भी चीज का फायदा उठाने की कोशिश करेगी कि हम पैसा बचा लेते हैं, लोगों का पैसा मार लेते हैं, लोगों से पैसा लेकर अपना खजाना जो है उसको भर लेते हैं और लोग मरते हैं तो मरने दो। WHO तक ने सराहना कर दी कि हाँ आपने सही फैसला किया लॉकडाउन करके। आपने लॉकडाउन का भी पूरी तरीके से मजाक बना डाला कि लॉकडाउन से कुछ नहीं होने वाला है। तो आखिरकार ऐसे समय पर कांग्रेस पार्टी ने अपना ये लहजा क्यों देश के सामने रखा? सृष्टि जी, कोरोना था नहीं, कोरोना है और कोरोना और विकराल रूप से फैल रहा है। पहले तो आपको ये बता दूं। तो अगर लॉकडाउन नहीं होता, जिसकी आप बात कर रहे थे कि लॉकडाउन से सॉल्यूशन नहीं है, अगर लॉकडाउन नहीं होता सर, तो इससे भयंकर विभत्स आप सिचुएशन देखते जो अमेरिका में हो रही है, जो और देशों में हो रही है लॉकडाउन के बाद भी, उससे भयानक तस्वीर आप देखते अगर लॉकडाउन हिंदुस्तान में नहीं होता तो। आपके पास खाली लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है, आपके पास मेडिकल किट नहीं है, आपके पास टेस्टिंग किट नहीं है, आपकी टेस्ट नहीं हो रहे हैं, आपका क्लस्टर बनता जा रहा है। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फिर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंकड़े देश में क्यों बढ़े हैं? महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? किसी की भी सरकार हो, किसी की भी क्या, आपकी सरकार है, आप हैं सरकार का हिस्सा हैं। आपने क्या कर लिया महाराष्ट्र में, पहले आप बताइए। कोरोना कोई भी सरकार नहीं देख रहा, ना प्रधानमंत्री देख रहा, ना तो आप क्यों देख रहे हैं? फिर आप क्यों देख रहे हैं बताइए। मिखाइल, देखिए रूस के राष्ट्रपति को हो गया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को हो गया, रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल जी को हो गया। तो तारीफ करिए ना हिंदुस्तान की आबादी को अगर आप मद्देनजर रखें, 130 करोड़, यहाँ 136 करोड़ लोग हैं। हाँ, यहाँ पर 136 करोड़ लोग हैं। ब्रिटेन, इटली, अमेरिका की तरह 6 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ नहीं है। मैं आपको फिर ये बताना चाहता हूं कि सरकार विपक्ष की किसी भी सलाह को कहीं सीरियस नहीं लेती है। सरकार केवल अपना एजेंडा चलाना चाहती है। सरकार हर चीज में चाहती है कि अभी चूंकि कि किस तरह से कुछ चैनल जो पूरा देश देख रहा है, किस तरह से। चलिए आगे बढ़ेंगे, लगातार अपनी डिबेट पर वापस आएंगे। अजय जी कुछ बातें कह रहे थे, अजय जी आप अपनी बात पूरी करिए फिर आगे बढ़ूंगी। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा था सृष्टि इस वक्त कि हिंदुस्तान के जो आप खाली कहने से आप किसी चीज को नहीं कर सकते। वादे घोषणाएं तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकती हैं, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन जो जिम्मेदार पद पर, प्रशासनिक पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, उसका उन्हें ये भी तो बताना पड़ेगा। हमने कह दिया कि 5 ट्रिलियन है, तो 5 ट्रिलियन होगा कैसे? हमारा जो सहयोग अपोजिशन का जो सहयोग है वो हमेशा रहेगा, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी मार, सबसे बड़ी इकोनॉमी की किसने बात करी थी? एक मिनट सर, हमें अभी ये 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इस पर बात ही नहीं करनी, इससे कोई मतलब नहीं है अभी सर कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आप कब करेंगे। अभी मतलब ये है कि आप अपने देश को कैसे बचाएंगे, आप अपने देश को बचा पाएंगे तब आप कहीं 5 ट्रिलियन पे कभी जा पाएंगे। है इस वक्त तो कोरोना की बात है और कोरोना के ऊपर बात होनी चाहिए। अच्छा सर, बेसिकली आपके कहने का मतलब ये है कि सरकार ने कोरोना को लेकर कुछ नहीं किया है, इस देश में कुछ भी नहीं किया है, कोई बड़ा फैसला नहीं किया है, कोई भी मामला कंट्रोल नहीं किया है, पैनिक को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की है, मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश नहीं की है। बेसिकली सरकार ने कुछ नहीं किया इस मामले पर। अब शिवम त्यागी इस बात का जवाब देंगे कि सरकार ने इस मामले पर कुछ क्यों नहीं किया है। कांग्रेस लगातार आपको समझाती आई, लेकिन आप क्यों नहीं समझे, ये सवाल है। चलिए मैं आऊंगी शिवम के पास में। पूर्व IPS OP सागर साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। OP सागर साहब, मैं सीधे आपका रुख करूंगी। सवाल सर, एक तरफ कंसर्न ये भी है कि लोगों को समझाया गया, बताया गया कि आप इस तरीके से हबड़ तबड़ में 25-30 लोग इकट्ठा होकर आप मत जाइए शराब की दुकान पर शराब खरीदने के लिए। पुलिस प्रशासन और जिला स्तर पर अगर बात की जाए तो सभी को, हर राज्य को यह फैसला था कि वो ये फैसला कर सकते हैं खुद अपनी क्षमता के अनुसार कि हमारे इलाके में किस तरीके की सिचुएशन है। बहुत सारे जिला अधिकारियों ने ऐसा भी फैसला किया है कि उन्होंने शराब की दुकानें नहीं खोली हैं, जो केंद्र सरकार ने डायरेक्टली उनको अधिकार दे रखा है। लेकिन ये जो उल्लंघन की तस्वीरें हमने देखी, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा ड्रॉबैक और लूप होल रहा है, जिस पर सवाल उठना लाजमी है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सृष्टि, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, देखिए हमारे यहाँ की जनता वो जी जनता जो है ना हमारी, वो बहुत ही इस मामले में गड़बड़ है। उनको अनुशासन से कोई मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक अनुशासन से कोई मतलब नहीं है। अगर एक फैसिलिटी दी जा रही है और तो उस सुविधा का कम से कम इस तरीके से पालन करें कि जो सरकार के निर्देश है उसका भी पालन हो। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल लोगों ने एक तरीके से इतना आपाधापी बचा दी
और पुलिस इतनी थोड़ी है, इतनी शॉप खुली हुई है, इतनी शॉप जो है मैनेज करना बड़ा दिक्कत की बात है। ये तो खुद पब्लिक को समझना चाहिए। और फिर देखिए प्रशासन ने घेरे बनवाए थे और प्रशासन का निर्देश था कि 5 आदमी एट ए टाइम आए। कहीं दूर जाके अपना डिस्टेंस लेके खड़े रहते, जब 5 लोग में से एक चला जाता, एक आ जाता, कुछ ऐसा एक करना चाहिए। इसमें ये बहुत बड़ी कमी है कि हम जो है वो मानते ही नहीं। अपने सामने इतने स्वार्थी लोग हैं, मुझे यही कहना पड़ेगा। मैं तो देखता हूँ कि स्वार्थवश वो जो है अपना स्वार्थ देखते हैं, दूसरे से कोई मतलब ही नहीं। इसलिए इनको तो फिर बाद में जब पुलिस एक्सरसाइज होती है, डंडे चलाए जाते हैं, तो फिर बुरा लगता है, फिर हैं जी। कैसे ये पालन हो, कैसे वो हो, ये इस तरह की ट्रेनिंग जो है हम ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं दे पा रहे हैं। और ग्राउंड लेवल पे ट्रेनिंग का क्या वो नहीं है। हमें तो हमारी जनता को खुद समझना चाहिए। ठीक है, चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम जी, आप जो अजय जी लगातार सवाल कर रहे थे, उस बात का जवाब आप दीजिए। देखिए, पहले ये हुआ कि आप लॉकडाउन नहीं कर सकते, लॉकडाउन से आप चीजों को बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है आपके पास में, कोई सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पाएंगे। आपको अर्थव्यवस्था मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। आपने पीपीई किट्स खराब मंगवा ली, आप स्वास्थ्य विभाग में किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं कर रहे हैं, ये तमाम चीजें सवाल उठते रहे। अब आपने राजस्व को मेंटेन करने के लिए धीरे धीरे लॉकडाउन में रियायत देनी शुरू कर दी, उसमें भी दिक्कत है। तो जब कांग्रेस पार्टी आपको इतने सुझाव लगातार देती आई है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए था। क्या पता आप कुछ कर लेते कोरोना के लिए। विनती करूंगा, हर शाम 4 बजे इस देश के स्वास्थ्य विभाग के सचिव जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस देश की सरकार ने अभी तक क्या क्या किया है, कृपया करके डेली उसको सुने, तो मुझे लगता है थोड़ा ज्ञान एक बात। दूसरा, ये कहते हैं कि हमने स्टेट्स की बातें नहीं मानी। हिंदुस्तान के इतिहास में 1951 के बाद से इस देश में आज। चलिए ठीक है शिवम, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, मैं इससे जुड़ने की कोशिश करूंगी। विपिन जी, देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगा बड़ी अहम, कि पहले जैसे थोड़ा सा इस मामले को भी लेकर काफ़ी लोगों में गलतफहमी थी कि जितने ये माइग्रेंट लेबरर्स हैं, अगर वो उनका रेल का भाड़ा कौन देगा, और उसको लेकर, जबकि आज सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया पक्ष कि 85% जो है उसका किराया वो केंद्र सरकार की तरफ से होगा और 15% जो है वो बाकी राज्य सरकार करेंगे। और यहां पर देखिए फिर वही वाली बात है कि गैर सरकारी संस्थान जो चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकारों के साथ जुड़े हुए हैं, सबकी भूमिका अहम है और यहां पर तो राजनीति होनी नहीं चाहिए। और अगर राजस्व बढ़ाना है, जिस तरह से आपने अभी टीवी स्क्रीन पे थोड़ी देर पहले अपने आंकड़े दिखाए थे कि महाराष्ट्र के राजस्व की बात करी, उत्तर प्रदेश की बात करी, मध्य प्रदेश की बात करी और आपने दिल्ली की बात करी, तो अपने आप में ये बहुत कुछ दर्शाता है कि अगर राजस्व नहीं आएगा, और अभी इसमें क्या गिरावट कितनी आई है कि अभी अगर आप 40-45 दिन पीछे के लें, उनको जोड़ें, तो उससे कितना कुछ असर पड़ा है। तो यहां पर तो देखिए ना, वो तो अब स्वाभाविक है कि सरकार को ये बीच का रास्ता अपनाना था और वही उन्होंने करा। लेकिन अगर देखिए, अगर लोग बाज नहीं आएंगे, कुछ लोग जो इस तरह से नियमों का उल्लंघन करते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं, तो मजबूरन सरकार अपना फैसला वापस भी ले सकती है। तो अगर, क्योंकि देखेंगे ना, क्योंकि अगर जाने तो जहान है और फिर वो मजबूर हो जाएंगे, फिर इन्हीं लोगों को ज्यादा दुख होगा। तो समय की पुकार यही है कि अगर ये लोग अपने जितने नियमों का अभी तक अनुपालन कर रहे थे वही अनुशासन बना के रखें, ताकि क्योंकि सरकार की कोशिश ये थी कि एक तीर से 2 निशाने हो जाएं। एक तो जिन लोगों को एक शराब पीने की आदत है और वो उससे उनका मन बहलता है, वो एक दृष्टिकोण हो गया। दूसरी बात, सरकार को अपना राजस्व बढ़ाना था और वो अपनी अर्थव्यवस्था पटरी पे लेके आना था, तो एक तीर से 2 निशाने हो गए। लेकिन यहां पर यह भी देखना है, तभी बार बार सरकार की तरफ से भी हिदायत दी गई है और पुलिस अधिकारी भी सड़क पे लगे हुए हैं। बल्कि आज अगर हम देखें, मैं दिल्ली के रास्ते से यहाँ नोएडा आ रहा था तो देख रहा था, तो हर एक जगह पर ज्यादा बंदोबस्त है पुलिस के, तो वो वही वाली बात है। तो यहाँ पर लोगों की भी खुद समझदारी, लोगों को समझदार बनना पड़ेगा। सबसे ज्यादा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की खुद की ही थी। क्योंकि अभी मैं एक बस आंकड़ा बोलना चाहूंगा, रिकवरी रेट की अगर आप बात करें तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि 27.57, तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान कितना आगे है बाकी देशों के मुकाबले। ठीक है शिवम, जल्दी से आप अपना आखिरी स्टेटमेंट रखिए। हाँ, मैं सिर्फ यही कहना चाहता था कि हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि 25 दिन के अंदर अंदर इस देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने इस देश के सभी मुख्यमंत्रियों से 4 बार बात की हो। इसका
इसका मतलब बिल्कुल साफ है। इस देश की केंद्र सरकार अगर कोई भी फैसला ले रही है तो कहीं ना कहीं पक्ष या विपक्ष दोनों ही जगह के जी बात करके जिले का, उनके स्टेट का सारा जायजा लेने के बाद कोई फैसले, उसके बावजूद अगर आपको राजनीति करनी है वो एक अलग चीज हो सकती है, क्योंकि जाहिर है राजनीति तो करेंगे, राजनीतिक पार्टी है, लेकिन उसके बाद भी मैं कहता हूं ऐसे कोरोना काल में जो एक महामारी है जहां पर सबको एक रहकर लड़ने की जरूरत है, जिनको एक रहकर आगे बढ़ने की जरूरत है, अगर उस तरह आप सिचुएशन को आप हैंडल ढंग से कर पाए तो वो ज्यादा बेहतर है। मैं फिर भी यही कहूंगा कि तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए अगर एक चीज कही जाए, ठीक है, ठीक ये दुकानें खोलने का प्रबंध किया गया, लेकिन उसके साथ एक बात मुझे कहनी है। ठीक है शिवम, ज्यादा समय मेरे पास नहीं है, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। अजय जी, आप जल्दी से, आपके पास 5 सेकंड है, बस जल्दी से आप अपने सृष्टि जी, मैं ये कहना चाहूंगा इस वक्त आपके चैनल से कि मध्यम वर्ग के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं आज के जमाने में, और सारी संस्थाओं के फोन आ रहे हैं कि एक तो फीस माफ कर दी जाए मध्यम वर्ग के बच्चों की, और एक बिजली का बिल माफ कर दिया जाए। मेरे पास बहुत से लोगों के ट्वीट्स और बहुत से लोगों के व्हाट्सएप पर आपका सुझाव शिवम त्यागी तक पहुंच चुका है। आपका सुझाव आप शिवम त्यागी जी इस पर फैसला करेंगे जो उनको करना होगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, उसका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर एक फैसला लिया गया है, किसी तरह जो इंस्टेंट हम कह सकते हैं कि इंस्टेंट अगर कुछ राजस्व आता है सरकार के पास में, उसको लेकर ये बड़ा अहम फैसला किया गया है। लेकिन अब देश की जनता को और खास तौर पर जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको सिर्फ यही संदेश है कि सरकार ने इस मंशा के साथ बिल्कुल भी ये फैसला नहीं लिया था कि आप अफरा तफरी मचाकर 25-30 लोग एक साथ एक झुंड में घुसकर शराब की दुकान में शराब लेने घुस जाएंगे। ये आपको समझना पड़ेगा। हम भी आपको बार बार समझा रहे हैं कि अगर जिंदगी है तभी शराब पी पाएंगे। आप शराब लेकर जा रहे हैं, उसके साथ में कोरोना भी लेकर जाएंगे, तो ना आप शराब पीने लायक बचेंगे, ना ही आप अपनी जिंदगी बिताने लायक बचेंगे। साथ ही आप अपने परिवार, अपने एरिया, अपने मोहल्ले को भी लेकर डूबेंगे। तो ये समझिए कि शराब आपकी जिंदगी नहीं है, आपकी जिंदगी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो आपको समझना पड़ेगा, बुद्धि में घुसाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है हर एक जगह पर, हर एक गली में पुलिस डंडा लेकर खड़ी रहे तभी आप अपने आप को मेंटेन रखेंगे। खुद इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, जो रियायतें दी गई हैं उसका फायदा उठाइए, गलत फायदा मत उठाइए, नहीं तो फिर से कैद हो जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।